नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की ये कक्षा बीए पार्ट फाइनल ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है टॉमस हॉब्स। आपके कोर्स में टॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो को सम्मिलित किया गया है। ये तीनों ही विचारक संविदावादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। इन तीनों ने ही सामाजिक समझौते के माध्यम से राज की स्थापना की बात कही। हम टॉमस हॉब्स के विचारों को जानने से पूर्व यह जानेंगे कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसे कहते हैं, क्योंकि सामाजिक समझौते के सिद्धांत की अत्यधिक वैज्ञानिक ढंग से विवेचना करने वालों में इंग्लैंड के दो विचारक टॉमस हॉब्स, जॉन लॉक तथा फ्रांस के विचारक जीन जैक्स रूसो का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है और ये तीनों ही विचारक आपके कोर्स में सम्मिलित हैं। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर एक मानवीय संस्था है, क्योंकि सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है वो मानता है कि राज्य की उत्पत्ति दैवीय आधार पर नहीं है, वरन यह एक मानवीय संस्था है जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने किया है और सबके हित साधन के उद्देश्य के लिए किया है। टॉमस हॉब्स एक समझौतावादी विचारक हैं। इनका जन्म 1588 में मेलसबरी में हुआ। इनके महानतम ग्रंथ का नाम लेवियाथन है, जिसका प्रकाशन 1651 में हुआ। इस ग्रंथ में हॉब्स ने निरंकुश तथा अपरिमित संप्रभुता के सिद्धांत की सर्वप्रथम तथा पूर्ण रूप से व्याख्या की। अन्य ग्रंथों के रूप में हम देखें तो डी सीवे, जिसका प्रकाशन 1651 में हुआ, डी कारकोर, इसका प्रकाशन 1655 में हुआ, डी होमनी 1658 में प्रकाशित हुआ और एलिमेंट्स ऑफ लॉ 1650 में प्रकाशित हुआ। हॉब्स ने सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत दिया उसके अंतर्गत मानव स्वभाव संबंधी विचार प्रकट किए। हॉब्स के अनुसार मनुष्य के समस्त क्रियाकलाप स्वार्थ की भावना से प्रेरित तथा संचालित होते हैं। सामान्यतः सामाजिक तथा लौकिक व्यवहार में मनुष्य सदैव यह प्रयत्न करता है कि संपत्ति सुरक्षित रहे, उसका जीवन निर्बंध तथा निर्द्वंद रहे, उसकी तृष्णाएं वासनाएं शुद्धा पूरी होती रहे। अपने स्वार्थ के लिए वह निरंतर संघर्ष की अवस्था में रहता है। उसका मुख्य उद्देश्य अपने यश को बढ़ाना होता है, अपनी शक्ति में वृद्धि करना होता है और यह इच्छा उसकी मृत्यु पर्यंत बनी रहती है। हॉब्स के अनुसार शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों के दृष्टिकोण में प्रकृति ने सभी मनुष्यों को इतना बराबर बनाया है कि यद्यपि एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा शारीरिक रूप से अधिक बलिष्ठ और बौद्धिक रूप से अधिक तीक्ष्ण हो सकता है, किंतु सब बातों को ध्यान में रखा जाए तो मनुष्य में अंतर कुछ अधिक नहीं होता। हॉब्स मानते हैं कि मनुष्य बहुत ही आत्मकेंद्रित, स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी है और हॉब्स के अनुसार मनुष्य में निस्वार्थता का भाव विद्यमान ही नहीं होता। दया भी भावना निस्वार्थ के रूप में जान पड़ती है, किंतु हॉब्स के अनुसार जो मनुष्य में दया का भाव है उसके पीछे भय का भाव ही छिपा रहता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति दूसरे पीड़ित व्यक्ति को देखता है तो उसके अंतर्गत जो दया का भाव है उसके पीछे भय विद्यमान होता है कि कहीं मेरे साथ भी इस प्रकार की घटना घटित ना हो जाए। इस प्रकार जो भय होता है उससे कलेश का अनुभव होता है और यही दया का मूल है। इस प्रकार धर्म भी भय पर आधारित होता है। हॉब्स से माना कि दया नामक कोई भाव होता नहीं है, वरन इसके पीछे भय का भाव ही विद्यमान होता है। हम प्राकृतिक अवस्था के बारे में अब उनके विचारों को जानेंगे। हॉब्स राज की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति को प्राकृतिक अवस्था की संज्ञा देते हैं और मानवीय स्वभाव का चित्रण करने के बाद वह बताते हैं कि ऐसी प्रकृति वाले मनुष्यों की प्राकृतिक अवस्था में क्या दशा हुई होगी, क्योंकि हॉब्स ने जो मनुष्य का मानव स्वभाव का जो चित्रण किया है वो बहुत ही स्वार्थी और एकाकी रूप में किया है। हॉब्स इस संबंध में कहते हैं कि स्वार्थी और समान शक्तियों वाले मनुष्यों की नियंत्रण सत्ता के अभाव में
स्थिति विकट होती है। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था की जो कल्पना की है वह वस्तुतः अराजकता का ही दूसरा नाम है। हॉब्स के अनुसार इस अवस्था में सभी का सभी से संघर्ष विद्यमान रहता है। हम मानव स्वभाव के 3 मुख्य कारण देखते हैं। हॉब्स कहते हैं कि मानव स्वभाव के अंतर्गत 3 बातें विद्यमान होती हैं: प्रतिस्पर्धा, भय और यश। क्योंकि हॉब्स का मानना है कि प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ के लिए, भय के कारण रक्षा के लिए और यश के कारण प्रसिद्धि के लिए मनुष्य निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था शक्ति ही सत्य है की धारणा पर आधारित थी। इसके अंतर्गत जो कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी जितने समय के लिए प्राप्त कर सकता है वो उसी का हो जाता है। इस अवस्था में मनुष्यों का जीवन दुखमय होना स्वाभाविक है, क्योंकि किसी प्रकार की प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती और ऐसी स्थिति में ना कोई उद्योग, ना कोई संस्कृति, ना कोई जल परिवहन, भवन निर्माण, यातायात के साधनों, ज्ञान व समाज आदि के लिए इस अवस्था में कोई स्थान नहीं होता तथा मनुष्य का जीवन एकाकी, दीनहीन, अपवित्र, पाशविक तथा क्षीण होता है। हॉब्स प्राकृतिक अवस्था में निरंतर भय और हिंसात्मक मृत्यु का खतरा विद्यमान होता है। मनुष्य के शक्ति और धोखा प्रधान गुण बन जाते हैं। हॉब्स के अनुसार मनुष्य को एक दूसरे के साथ रहने में सुख नहीं वरन दुख का अनुभव होता है, कष्ट मिलता है। इसलिए वे एक दूसरे के साथ तभी रह सकते हैं जबकि उन्हें शक्ति के आधार पर ऐसा करने के लिए बाध्य किया जा सके। आज की कक्षा में हमने हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत मानव स्वभाव संबंधी विचार और प्राकृतिक अवस्था के बारे में चर्चा की। जो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था थी वो एक अराजक स्थिति के रूप में उन्होंने प्रस्तुत की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के साथ संघर्ष विद्यमान बना रहता है। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।